कभी आप लोगों ने सोचा है कि स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम क्यों है हमारे देश के अंदर? उसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न ये है, जो वैरायटी हम यहाँ पे उगाते हैं, जो भी धान की जो वैरायटी हम उगाते हैं, वो है पूसा 44। ठीक है। तो पूसा 44 का अगर हम देखें, इसका प्लांटेशन और इसके कल्टीवेशन के बीच का जो टाइम है वो 155 से 160 दिनों के अंदर ये जो क्रॉप है मैच्योर हो जाती है, हार्वेस्टिंग के लायक हो जाती है। इसका प्लांटेशन प्लांटेशन का जो टाइम है वो है आपका मिड जून, और इसका हार्वेस्टिंग का जो टाइम है वो आपका लेट अक्टूबर। तो लेट अक्टूबर हो गया, और फिर आपको पता है अगली खेती जो होती है गेहूं की होती है, और गेहूं की खेती और धान की खेती के बीच में जो टाइम है बहुत कम बचता है। 10 से 15 दिनों की एक विंडो होती है। उस 10 से 15 दिनों की विंडो के अंदर आपको खेत को तैयार करना पड़ता है, दोबारा से उसको क्या करना पड़ता है, आपको खेत को जोतना पड़ता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें किसान क्या करते हैं, जल्दी से खेत के अंदर पराली के अंदर आग ही लगा देते हैं, जिससे वो सारा जो बचा हुआ है उसमें आग लग जाती है, दोबारा से उसमें फिर प्लांटेशन हो जाती है। राइट। तो ये था रीज़न कि टाइम बहुत कम है। दिस इज़ द रीज़न। डिस्पाइट हैविंग द मशीनरी, सरकार ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है 5 सालों में, आपने देखा होगा मशीनरी के ऊपर कि हैप्पी सीडर एंड ऑल दिस, ये सारी चीज़ें हमने इन्वेस्ट की है। इथेनॉल ब्लेंडिंग के प्लांट हमने वहाँ पे लगाए हैं, जहाँ पे डायरेक्टली पराली को क्या कर सकते हैं, हम एक्वायर कर सकते हैं, किसान उसको बेच सकते हैं। ठीक है। लेकिन पंजाब के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं हो रही है। तो वहाँ पे हमने देखा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस गया है, तो जुडिशरी अब इसको देख रही है। जुडिशरी बोल रही है केसेस की दिल्ली पॉल्यूशन जो है और एनसीआर के अंदर जो पॉल्यूशन है, ये लगभग 5 साल से चलता आ रहा है, और ये एक जोक बन गया है। हर साल कुछ ना कुछ कहा जाता है, सुना जाता है, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें जो हैं रुकने का नाम नहीं ले रही। तो इसमें ये देखा है कि पंजाब को, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? क्या पंजाब के अंदर जो ये वैरायटी उगाई जाती है, जो राइस, क्या हम इसको बंद करके मिलेट से रिप्लेस नहीं कर सकते, जिसके अंदर पराली की समस्या ना हो? ऐसा एक सजेशन दिया गया है। उन्होंने बोला है कि राइस जो है पंजाब की नेटिव क्रॉप नहीं है, वहाँ ये पहले से नहीं होती थी, वहाँ ज़बरदस्ती इसको क्या किया जा रहा है, उगाया जा रहा है। ये आपको पता होना चाहिए। राइट। तो वाटर गजलिंग क्रॉप है, और पानी का लेवल भी गिरता जा रहा है पंजाब के अंदर। ये एक और समस्या है कि आप जिस एरिया के लिए जो क्रॉप नहीं बनी है, अगर आप उसको वहाँ पे आप उगाते हो, कल्टीवेट करते हो, तो वहाँ पे अलग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और ये टॉपिक पढ़ क्यों रहे हम, क्यों आपके सीएपीएफ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी। तो सीएपीएफ एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछा था। ये देख लीजिए, आपका ये क्वेश्चन था जिसमें जिसमें ये लिखा हुआ था, क्वेश्चन नंबर सी। तो सी में जो अगर आप देखेंगे, द सस्टेनेबल फार्मिंग इज द नीड ऑफ द आवर देन रेटोरिकल प्रोमिसेस। तो ये क्वेश्चन आपका जरूर पूछा गया है आपके एग्जाम में। राइट। तो अभी हम दोबारा से इसको देखते हैं। तो इसके साथ ही यहाँ पे आप देखोगे, पंजाब के एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह खरबंडा, इन्होंने क्या सजेस्ट किया है कोर्ट को, क्या हम पैडी कल्टीवेशन को रिप्लेस कर सकते हैं? ज़रूर, मिलेट्स के साथ, बट एमएसपी देना पड़ेगा उस क्रॉप पे। जितना एरिया हम रिप्लेस करेंगे राइस का विद मिलेट, उसके ऊपर सेंटर को क्या देना पड़ेगा, एमएसपी। लेकिन ये होना मेरे लिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही मुश्किल है। सेंटर क्यों देगा, क्योंकि पंजाब के अंदर दूसरी सरकार है। राइट। तो इसके अंदर पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है। उसके साथ ही आप देखोगे एक और इकोनॉमिस्ट, केसर सिंह बांगो। तो इन्होंने, केसर सिंह बांगो साहब ने बोला है कि हम पैडी को फेज आउट करना जो है ये एक सॉल्यूशन नहीं है, कि उस एरिया से पैडी को फेज आउट करना ये एक सॉल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ एक नी जर्क रिएक्शन है। उन्होंने कहा कि हम ऐसी कोई क्रॉप को क्या कर सकते हैं, वहाँ पे कल्टीवेट कर सकते हैं राइस की ही, जिसका टोटल साइकिल जो है प्लांटेशन से हार्वेस्टिंग तक का कम हो। ये 155 से 160 दिनों के अंदर ये मैच्योर होती है। क्या हम ऐसा कोई प्लांट की, मतलब ऐसी कोई वैरायटी का यूज़ नहीं कर सकते जो कि अक्टूबर के बिगनिंग में क्या हो सके, उसका हार्वेस्टिंग हम कर सके, और गेहूं की खेती के अंदर और जो धान की कटाई के बीच में जो टाइम है वो बढ़ जाए, और उसमें हम अच्छे से उस पराली को क्या करें, मेंटेन कर सके। सो दिस इज़ द आइडिया। उसके साथ हम देखते हैं, इसमें एक और आर्टिकल आपका आया है, एडिटोरियल ही है ये, सेम डे का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दी है टू एंड स्टबल बर्निंग। बहुत सारी डायरेक्टिव हैं, लेकिन मुझे नहीं पता है, डायरेक्टिव हमेशा आती रहती हैं। आपको पता है दिल्ली के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें काम कर रही होती हैं। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है, नेशनल क्लीन एयर एक्शन प्रोग्राम है, ये सारी चीज़ें हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। हो कुछ नहीं रहा क्योंकि उसके पीछे रीज़न है जो मैंने आपको अभी बताया, कि टाइम विंडो बहुत कम है, और इस इतने कम टाइम के अंदर जो हमारे पास मशीनरी अवेलेबल है वो कम है, तो सभी किसानों तक शायद वो ना पहुंच पाती है। तो इसीलिए ज़बरदस्ती उनको क्या करनी पड़ती है, स्टबल बर्निंग। उसके साथ ही बोला है बेंच ने
कि पंजाब गवर्नमेंट एंड द फाइट अगेंस्ट डबल बर्निंग कैन नॉट बी पॉलिटिकल। हमें पता है दिल्ली के अंदर सरकार अलग है, पंजाब के अंदर सरकार अलग है, तो उसको पॉलिटिकल मत बनाइए। बट द प्रॉब्लम शुड बी सीन फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ पब्लिक हेल्थ, इकोलॉजी एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। समझ में आया? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और यही क्वेश्चन आपका आया था। यहाँ पे आप देखोगे सस्टेनेबल फार्मिंग इज द नीड ऑफ द आवर, देन रिटोरिकल प्रोमिसेस। बहुत बड़े 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 प्रोमिसेस होते हैं, प्रोमिसेस की हम बात कर लेंगे, डबलिंग फार्मिंग इनकम, और इसके साथ हम कर देंगे किसानों के लिए ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आधुनिक खेती हम करेंगे, सारी चीज़ करेंगे। दिस आर ऑल कॉल्ड एज रिटोरिकल प्रोमिसेस। काफ़ी इलेक्शन के टाइम हमने देखा यूपी के अंदर भी उनकी पेंशन तक देने की बात कही है, किसानों को पेंशन मिलेगी, ठीक है, बीमा उनको मिलेगा, ये सारी चीज़ें उनको मिलेंगी। दीज आर ऑल कॉल्ड एज रेटोरिकल प्रोमिसेस। नाउ अगेन सस्टेनेबल फार्मिंग की ज़रूरत है। अच्छा, तो पैडी कल्टीवेशन जो हम बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से उस आइडिया को रीइटरेट करा है। उन्होंने बोला कि पैडी कल्टीवेशन को हम क्या कर सकते हैं, फेज आउट कर सकते हैं ऐसी क्रॉप के साथ जो कि मिलेट्स की क्रॉप होंगी, ऐसी क्रॉप्स होंगी जो कि वाटर गजलिंग नहीं होंगी। पंजाब के अंदर एक और प्रॉब्लम तो है कि वाटर लेवल जो है वो डिप्लीट होता जा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा आपके सामने एक बहुत बड़ा इशू है। तो इसको हम सोल्व कैसे कर सकते हैं? इसको सोल्व ऐसे कर सकते हैं जैसे इसके अंदर लिखा गया है कि हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं विद मिलेट्स एंड डिफरेंट क्रॉप्स, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि उसके लिए सब्सिडी लगेगी, एमएसपी सरकार को देनी पड़ेगी जो कि सेंटर नहीं देगा। पंजाब सरकार कितनी सब्सिडी देगी? तो ये भी एक हमारे सामने एक चैलेंज है, ठीक है। तो इसके अंदर एक और चीज़ उन्होंने बताई है कि वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगा सकते हैं, जो कि हरियाणा के अंदर बहुत अच्छी से चल रहे हैं। हरियाणा के अंदर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट हम देखेंगे, वहाँ पे सारी जो पराली होती है उसको क्या किया जाता है, एक्वायर किया जाता है और ब्लेंडिंग की जाती है फ्यूल के अंदर। दैट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल। पंजाब के अंदर ये एक इतने अच्छे लेवल पर नहीं हो रहा, तो ये एक प्रॉब्लम है। ओके, दूसरी एक इम्पॉर्टेंट आप देखोगे जो न्यूज़ है वो है हैंडबुक फॉर नीतीश। न्यूज़ ये थी कि बिहार के सीएम साहब ने एक पर्टिकुलर कमेंट किया था जिसके अंदर उन्होंने बोला था, कमेंट ऐसा है कि मैं यहाँ पे आपके सामने नहीं बोल सकता, काफ़ी लेम लैंग्वेज यूज़ की गई थी। तो लैंग्वेज ये थी, उसको मैं थोड़ा सा उस तरह से आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने बोला कि जो वहाँ पे वुमेन है, जो एडुकेटेड वुमेन है, उनके पास रिप्रोडक्टिव राइट्स होता है और वो उनको बच्चा कब पैदा करना होता है तो उनके पास वो राइट होती है, वो समझ होती है। तो ये मैंने आपको बहुत तरीके से आपके सामने ये चीज़ें रखी हैं, लेकिन उन्होंने जो कहा था वो डिफरेंट रिमार्क्स था। ओके, तो इसके साथ देखेंगे ये हो क्या रहा है, किस तरह की लैंग्वेज किसी पॉलिटिशियन को या फिर एज ए पर्सन आपको यूज़ करनी चाहिए। इसमें हम देखेंगे सेक्सिस्ट लैंग्वेज का यूज़ हुआ है, राइट। दीज आर कॉल्ड एज अ सेक्सिस्ट लैंग्वेज। और सीएम साहब जब इस तरह की इररिस्पॉन्सिबल लैंग्वेज का जब यूज़ करते हैं तो वो दिखाता है कि वहाँ पे वीमेंस का क्या स्टेटस है। ओके, तो इसके साथ हम देखेंगे नो डाउट सीएम वॉज मेकिंग एन इम्पोर्टेंट पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट था कि बिहार के अंदर जब कास्ट सर्वे जब हुआ था तो कास्ट सर्वे में उन्होंने पाया कि जो वीमेन पढ़ी लिखी हैं उनका अपने बॉडी के ऊपर अपनी रिप्रोडक्टिव राइट्स उनके पास है, उनको पता है कि कब बच्चा उनको कंसीव करना कब नहीं करना है। तो ये चीज़ें हैं, ये बात जो है वो कहना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने जो कहा उन्होंने जो शब्दों का यूज़ किया वो सही नहीं था, राइट। उसके बाद क्या हमें शब्दों का क्या यूज़ करना चाहिए, हमें थोड़ा सा अकाउंटेबल, थोड़ा सा हमें इस हिसाब से शब्दों का यूज़ करना चाहिए। हम एक आइडिया कहाँ से ले सकते हैं? हम एक आइडिया जुडिशरी से ले सकते हैं, जहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब ने इन्होंने बोला था कि हम स्टीरियोटिपिकल लैंग्वेज को क्या करना पड़ेगा, बैन करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको दिखाता हूँ, उन्होंने एक हैंडबुक दी थी स्टीरियोटाइप प्रमोटिंग लैंग्वेज को बंद करने के लिए। वो हैंडबुक मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारी हैंडबुक उन्होंने बोला था कि हम इन सभी वर्ड्स को इन वर्ड्स से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला हम इन चीज़ों को हमें क्या करना होगा, रिप्लेस करना ही होगा, राइट। उसके साथ जैसे हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स इसमें लिखे गए हैं एक साइड, और दूसरी साइड देखा होगा कि इनसे हमें रिप्लेस करने की ज़रूरत है, बिकॉज दीज वर्ड्स बेसिकली स्टीरियोटाइप एंड प्रमोटिंग दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज, राइट। ओके, तो इसमें हम देखते हैं कि हमें एक हैंडबुक पॉलिटिशियंस को भी देने की ज़रूरत है जो कि ऐसे सेक्सिस्ट लैंग्वेज की ना कोई यूज़ कर सके, और जो ऐसी लैंग्वेज है जो कि मिजोगनिस्ट साउंड ना हो, राइट। ओके, उसके साथ हम देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन ओवर एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट से हमें समझ में आता है कि भाई वीमेंस का जो फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट है वो बढ़ रहा है। फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है जो फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो बढ़ रहा है, वो ये देखना है आपको, जो काम वो कर रही हैं, जो काम वो सीख कर रही हैं, वो कहाँ पे है? जो काम वो मेनली सीख कर रही हैं वो है डोमेस्टिक वर्क, कैजुअल लेबर। वहाँ पे फीमेल का जो पार्टिसिपेशन रेट है वो बढ़ रहा है, एग्रीकल्चर के अंदर बढ़ रहा है।
तो ये हमारे लिए चिंता की बात क्यों है? चिंता की बात इसलिए है क्योंकि ये जो एरियाज़ हैं ये इनफॉर्मल है, यहाँ पे उनका पतन, यहाँ पे हम इसको पतन नहीं बोलेंगे, उनका जो हम देखेंगे वहाँ पे इनको सबसे ज़्यादा हैरास किया जाता है इस एरिया के अंदर, क्योंकि रूल्स नहीं है, रेगुलेशन नहीं है, कभी भी इनको हायर किया जा सकता है एंड फायर किया जा सकता है, मोलेस्टेशन एंड ऑल दिस, ये सारी चीज़ें होती हैं। सोशल सेफ्टी नेट भी नहीं है, कुछ भी सिक्योरिटी इनके पास नहीं है अगर वे कैजुअल और इनफॉर्मल वर्क में एंगेज्ड होती हैं, राइट। तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। जैसे हम देखेंगे सबसे ज़्यादा फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो बढ़ रहा है रूरल एरियाज़ के अंदर बढ़ रहा है, क्योंकि उसके पीछे कारण है। कारण ये है, एक तो जो छोटे छोटे रोजगार थे एमएसएमई के अंडर जो लोग एनरोल्ड थे, वो क्या हुआ है कोविड के बाद से वो छोटे कारोबार जो है बंद हो गए हैं। तो गाँव के अंदर जो हम नॉन फार्म सेक्टर जो बोल सकते हैं, कृषि से अलग जिनकी इनकम थी वो बंद हो गई है। अब कृषि से अलग जो जिनकी इनकम थी वो बंद होने के बाद उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो दूसरे किसी काम में क्या हो, एंगेज हों। तो ये सारे काम है कौन से? ये सारे काम अगर हम देखें, ये सारे काम यही हैं। जैसे हम देखते हैं डोमेस्टिक हेल्प के काम हो सकते हैं, या फिर आपने देखा होगा कैजुअल लेबर के काम हो सकते हैं। ये सारे काम इन्होंने बताया है, राइट। उसके बाद अगर हम देखें, द शेयर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन इन रूरल एरिया रोज फ्रॉम 58% इन 2017-18 टू 71% इन 2022-23 के अंदर। तो इसके अंदर ज़्यादा आपको दिमाग खराब करने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें मैंने आपको बता दी कि क्या हो रहा है असल में, राइट। फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो बढ़ रहा है यहाँ पे लिखा गया है रूरल एरियाज़ के अंदर 18% से 30% तक 2022-23 में बढ़ गया। इसके पीछे रीज़न मैंने आपको बता दिया। पहला रीज़न ये है, जो छोटे कारोबार थे विलेजेस के अंदर वो बंद हो गए हैं ड्यू टू सम फाइनेंशियल क्राइसिस, और जो लोग उसके अंदर एनरोल्ड थे वो कहाँ पे जाने की कोशिश कर रहे हैं? अब वो जो लोग हैं कहाँ पे जा रहे हैं? दूसरे एरियाज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, मेनली वीमेन। तो वीमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ रहा है, लेकिन वो कहाँ बढ़ रहा है ये आपको दिख रहा है, राइट। तो क्वालिटी वर्क के अंदर नहीं बढ़ रहा है, दूसरे नॉन क्वालिटेटिव वर्क के अंदर बढ़ रहा है। अच्छा, दूसरा हम देखते हैं भूटान का एक फर्स्ट मिलिट्री ऑपरेशन 140 साल के बाद हुआ है, जो कि इंडियन इंसर्जेंट्स के बीच हुआ है। बस आपको ये पता होना चाहिए। और वो ऑपरेशन जो है, ऑपरेशन ऑल आउट जो लॉन्च किया गया है 2003 में लॉन्च किया गया था ऑपरेशन ऑल आउट। अभी एक रिसेंटली ऑपरेशन लॉन्च किया गया है जिसके अंदर इंडिया के जो इंसर्जेंट्स है जो भूटान के अंदर हैं उनको फ्लश आउट करने के लिए वो ऑपरेशन दोबारा से किया गया है। तो ऑपरेशन ऑल क्लियर है, इसका नाम ऑल आउट नहीं है, सॉरी, ऑपरेशन ऑल क्लियर। ऑल आउट शायद जम्मू एंड कश्मीर में चलाया गया है, वहाँ पे मिलिटेंट्स को फ्लश आउट करने के लिए या फिर मारने के लिए, राइट। कौन कौन से इसमें इंसर्जेंट्स हैं आप देखोगे, ये सारी इंसर्जेंट्स जो ग्रुपिंग है, अल्फा हो गया, एनडीएफबी हो गया, केएलओ हो गया। उल्फा आपको पता है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड एंड कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, राइट, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर एक्टिवली एंगेज थी, केएलओ, राइट। उसके साथ ही अगर हम देखें, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि बांग्लादेश से भी जो इंसर्जेंट्स आते थे वो भी कैसे काउंटर किए हमने। तो बांग्लादेश में जब वहाँ पे आवामी लीग आई जो कि प्रो इंडिया थी, तो उन्होंने क्या किया, काफ़ी बार जो इंडिया के अंदर जो इंसर्जेंट्स थे वो बांग्लादेश के अंदर घुस जाते थे अटैक करने के बाद, लेकिन तब हमें बांग्लादेश का सपोर्ट मिला तो दोनों तरफ से उसको पकड़ के मारा, इधर से बांग्लादेश मार रहा था, इधर से इंडिया मार रहा था, ठीक है। तो इस न्यूज़ के अंदर इतना ही है जो कि आपको जानना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आई ऑन चाइना। यूएस एजेंसी ने कमिट किया है कि हम अदानी का जो कोलंबो प्रोजेक्ट है उसमें हम क्या करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। सो $553 मिलियन इतना इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, इन्होंने किया है। इन्होंने ऐसा वादा किया है कि हम यहाँ पे अदानी का जो कोलंबो पोर्ट का प्रोजेक्ट है वहाँ पे हम इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। और चाइना को कैसे काउंटर कर सकता है, इसीलिए काउंटर कर सकता है, बता देता हूँ, क्योंकि उस टर्मिनल पे एक चाइना का भी पोर्ट है, राइट। तो सेम टर्मिनल पे इंडिया और चाइना का पोर्ट होगा, तो हम एक दूसरे के ऊपर क्या कर सकेंगे, सर्विलियंस, विजिलेंस, ये सारी चीज़ें हम कर सकेंगे। और रिसेंटली हमने देखा है 26 अक्टूबर को यहाँ पे चाइना की एक शिप जो है शी यान 6, एक यहाँ पे एक रिसर्च शिप है, उन्होंने यहाँ पे डॉक किया था। और उससे पहले कौन सी ऐसी स्पाई शिप थी चाइना की जो इंडिया के अंदर जिसने डॉक किया था, 6-7 महीने पहले की न्यूज़ है। आई वांट यू टू कमेंट, उसका नाम आप कमेंट करना, स्पाई शिप ऑफ चाइना डॉक्ड इन श्रीलंका, राइट, ओके। उसके साथ ही इंडिया ऐसा करना क्यों चाहता है, क्योंकि आपको पता है ये जो एरिया है श्रीलंका या मालदीव्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको पता है ग्रे शिपिंग होती है, शिप्स यहाँ से जाती हैं तो उनकी मूवमेंट होती है, इंडियन नेवी की मूवमेंट है, तो उस पर नज़र रखने के लिए यहाँ पे पोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, राइट, ओके। उसके बाद ही एक लास्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है रिगार्डिंग चीता ट्रांसलोकेशन। एक आपका क्वेश्चन जरूर पूछा था आपका, द कैंपेन टू सेव द एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो आपका क्वेश्चन आया था मेरे ख्याल से 2000 ये आया था 22 के अंदर। तो 2022 के अंदर एक क्वेश्चन आता है द कैंपेन टू सेव द एंडेंजर्ड स्पीसीज, ये आपका क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है।
उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें चल रही थी रिगार्डिंग द एंडेंजर्ड स्पीसीज, नॉट ओनली द दिस चीता ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट, बहुत सारी और भी एंडेंजर्ड स्पीसीज जो आती हैं आपके देश के अंदर उनको बचाने की बात हो रही थी। माइग्रेटरी बर्ड्स को कैसे बचाया जा सकेगा, ठीक है, जो भी स्पीसीज हमारे शेड्यूल्ड वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 उसके अंडर जो शेड्यूल्ड स्पीसीज है उनको कैसे बचाया जाएगा, क्या कैंपेन हम चला रहे हैं। ऐसी कैंपेन आपने ढेर सारी सुनी होगी, एलिफेंट प्रोजेक्ट हो गया, टाइगर प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है, क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट हो गया। ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं हमें एंडेंजर्ड स्पीसीज बचाने के लिए हम रन करते हैं। हुआ क्या है, अभी हम इस न्यूज़ को देखते हैं, तो इस न्यूज़ के अंदर आपको ध्यान से दिख रहा होगा, तो ध्यान से अगर हम देखेंगे इसमें अंदर आइडली, इसके अंदर आइडली बोला गया है कि चीता को अभी तक 142 मंथ तक क्या होना चाहिए था, वो जो है उनको अपना टाइम ओपन में बिताना था, लेकिन एक्चुअली जो है टोटल मंथ स्पेंड बाय ऑल चीता इन द वाइल्ड दैट इज़ 26.77 मंथ्स, तो ये बहुत कम है। तो इन्हें जितना ज़्यादा वाइल्ड के अंदर अपने आप को ढालेंगे, नेचुरली कोशिश करेंगे, उतना बढ़िया है। तो ये जो कैंपेन है जो हम चला रहे हैं बचाने के लिए एंडेंजर्ड स्पीसीज़ को, वो थोड़ा सा हमें दिख रहा है वो इस लेवल पे काम नहीं कर रही हैं, क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे चीता की मौत हो चुकी है इस एरिया के अंदर ड्यू टू सम रीज़न। जो कॉलर उन्होंने पहना था उससे बैक्टीरियल एंड फंगस सभी चीज़ें हो गई थी, उसको हम ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल। और एक और अनाउंसमेंट है, पेपर 2 का बैच रनिंग है, इफ़ एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड, जिसको इसके अंदर एनरोल करना है या फिर जिनको कुछ सीखना है, जिनको समझना है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फ्रेम कैसे होते हैं और कैसे उसको